pleasant environment, get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings, challenges of today's world. Melting glaciers, global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 26th लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पिछले चंद लेक्चर्स के अंदर स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन करते आए हैं, तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि शायद आप सोच रहे हों कि हमने स्ट्रेस के बारे में इतनी बात करनी शुरू कर दी है कि अब शायद हमें स्ट्रेस होना शुरू हो गया है। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। हम जिस भी पर्सपेक्टिव में स्ट्रेस को डिस्कस कर रहे हैं, हमारी बॉटम लाइन ये होनी चाहिए कि हम स्ट्रेस को बेहतर तरीके से समझ सकें और ये जो सारी थियरीज और मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स ऑफ रिसर्चिंग ऑन स्ट्रेस हम स्टडी कर रहे हैं, इनकी बेसिस के ऊपर हम कुछ ऐसे टूल्स सीख सकें जिससे हम स्ट्रेस को बेहतर तरीके से कॉप कर सकें, बेहतर तरीके से डील कर सकें। क्योंकि एकेडमिक स्टडी के साथ साथ एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि क्योंकि जो चीज़ें हम लर्न करते हैं वो हमारा बिहेवियरल स्ट्रेटजी का एक पार्ट बन जाए। नेचुरली दैट इज़ द वे एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट रोल in changing people's lives, changing people's perspectives and their mindset. So I hope that you would be taking our discussion on stress in the same perspective. That is, you would not only learn about the stress, you would learn about its different facets, you would learn about stress in the perspective of environment, but you would also be able to learn something out of this that could help you in your own personal life also. So, once again, you will not be able to escape from the review of the previous lecture. So let us start our lecture with a discussion of what we discussed last time. Students, हमारा last lecture था on the topic of researching on stress. कि stress के ऊपर किस तरह से research किया जा सकता है। क्योंकि हम psychology पढ़ रहे हैं और psychology एक science है, तो science होने के नाते हमें research करने के लिए कुछ ऐसे tools चाहिए जिसके ज़रिए से हम stress को समझ सकें। क्योंकि जब तक हम स्ट्रेस को क्वांटिटेटिवली या साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के अंदर नहीं समझ सकेंगे, हमें ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो सकता कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन डिग्री ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी के अंदर इम्पैक्ट करते हैं इंसान को, और इंसान का रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है उसको भी हम एक सर्टेन क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव में और क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव के अंदर मैशर कर सकें। एंड ऑफ द डे हमारे पास एक सक्सेसफुल इक्वेशन ये होनी चाहिए कि हम जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स को मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारे पास पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। और वी कैन से व्हेन वी मिक्स हाइड्रोजन्स, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन combined with one atom of oxygen, then we get one molecule of water, which is H2O. So this is a very very simple equation. लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो क्योंकि हम बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमारी ये साइंटिफिक इवैल्यूएशंस जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। और साइंटिफिकली वैल्यूएबल बनाने के लिए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को दरअसल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं जिनके अंदर प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर तो हम शायद बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन शायद हमारे लिए इस तरह से डिस्कस करना कि मैं इतने नंबर के ऊपर हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या इतने नंबर के ऊपर गुस्से को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि हम किस तरह से साइंटिफिकली मुख्तलिफ फिनोमेनस को स्टडी कर सकें। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस को जब हम साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं तो स्ट्रेस को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम मुख्तलिफ किस्म के डायमेंशंस, मुख्तलिफ किस्म के पर्सपेक्टिव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए वो कुछ इस तरह से थे। नंबर 1 वाज क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, नंबर 2 वाज क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस। क्वालिटी का मतलब है कि हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जिसका मतलब है कि जज्बात किस तरह से हमारे ऊपर चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। मुझे एक जगह पर जाकर बहुत मज़ा आया, लेकिन अगर किसी साइंसदान को आपकी इस फीलिंग को मेजर करना है तो उसके पास कोई प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए। इस क्राइटेरिया का नाम है क्वांटिटेटिव measurement of a certain thing. So we discussed stress with reference to the qualitative
differences as well as with reference to the quantitative differences. We will today extend our discussion with reference to our immediate responses to the stress and with reference to our long-term responses to the stress. And finally, we will talk about making psychological assessments of stress. Students, हम stress को environmental context के अंदर कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हमारी environment के अंदर कोई drastic change होती है जो require करती है हमें कि हम उस change के साथ adjust करें, तो हम एक stress की situation में से गुजरते हैं, एक stress की state of mind में से गुजरते हैं. इस तनाजुर में जब हम इस स्ट्रेस के फिनोमेना को देखते हैं तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट के अंदर कोई डिसहार्मनी क्रिएट हो गई है, एनवायरनमेंट के अंदर कोई डिसबैलेंस है और हम वो डिसबैलेंस जो है, वो डिसइक्विलिब्रियम जो है, वो हमें किसी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है. और जब वो हमें इम्पैक्ट करता है तो उसके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम उस एनवायरनमेंट की तब्दीली को या तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम एनवायरनमेंट की उस तब्दीली के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो स्ट्रेस को जब हम क्वालिटेटिवली भी मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक बुनियादी सा, एक बहुत रूडिमेंट्री शेप के अंदर जो कॉन्सेप्ट हो सकता है वो हम ये कह सकते हैं कि बाज़ चीज़ें हर इंसान के, सब इंसानों के लिए स्ट्रेसफुल हैं और बाज़ चीज़ें सब इंसानों के लिए प्लीजिंग हैं. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर जाकर सब इंसान स्ट्रेस को फील करते हैं. मिसाल के तौर पर अर्थक्वेक, टॉर्नेडोज, लॉस ऑफ डियर वंस एंड नियर वंस, इस किस्म की चीज़ों के अंदर पूरी दुनिया के सारे इंसानों का रिस्पांस स्ट्रेस होगा और ये रिस्पांस बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा. सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो कांस्टेंट हैं और जो एक ही तरह से स्ट्रेस इम्पैक्ट करती हैं हर किस्म के इंसान के ऊपर. लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. मिसाल के तौर पर एक इंसान के लिए लाउड म्यूज़िक एक सर्टेन कंडीशन के अंदर प्लेजेंट हो सकता है और इसी इंसान के लिए लाउड म्यूज़िक किसी दूसरी कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकता है. स्टूडेंट्स, हम जब स्ट्रेस के सोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाज़ स्ट्रेस क्रॉनिक होते हैं और बाज़ स्ट्रेस के सोर्सेज एक्यूट होते हैं. क्रॉनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज़ की एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि क्रॉनिक डिजीज़ की इंटेंसिटी कम है लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करती है और एक्यूट डिजीज़ की इंटेंसिटी बहुत शदीद है लेकिन ये शॉर्ट टर्म के तौर पर इम्पैक्ट करती है. तो जब हम स्ट्रेस को भी विद रेफरेंस टू एक्यूट एंड क्रॉनिक क्लासिफिकेशन देखते हैं तो बाज़ चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ऐसी हैं जो क्रॉनिक स्ट्रेसर्स हैं. मिसाल के तौर पर आपके डेली हैसल्स, मिसाल के तौर पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप रोज़मर्रा के कामों में फेस करते हैं जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं. ये डेली हैसल्स दरअसल आपके लिए क्रॉनिक स्ट्रेसेस हैं क्योंकि आप इनकी इंटेंसिटी शॉर्ट टर्म है और ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है. इसलिए जब भी ये ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे होते हैं हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता. मिसाल के तौर पर हमारी एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअली राइज कर रही है फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स और अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है लेकिन स्टिल वी फील एडजस्टेड टू इट. हमें दरअसल इन चीज़ों के बारे में उस वक्त पता चलता है जब हमारी लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव या कोई मकसद जो हमने अचीव करना हो उसके दरमियान में जब फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये चीज़ इस वजह से डिस्टर्ब हुई. और अब जब हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को देखते हैं तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत तेज़ी से बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है. लेकिन despite the fact that environment is growing very, very polluted with the passage of time, we somehow come to adjust with this environmental pollution because this has been a very gradual process. The stress that it causes has been on the dimension of being chronic, which means the change and the gradual change, the change was so slow that we kept on adjusting with it until there came a point where we found out that the heart disease, the rate of heart disease and the rate of cancer diseases have increased so much. And when we tried to dig out the causes, we found out that all of the solutions or all of the conjectures actually point out towards one vice. और वो चीज़ क्या है? That is environmental pollution. अब जब बहुत सारे लोगों की health hazards आते हैं, then we realize कि environment के अंदर एकदम से बहुत बड़ी कोई change आ गई है जिसको हमें control करना है. And then we realize that this stress needs to be eliminated or dealt with successfully. So same is the case with the acute stressor. Acute stressor
एकदम से बहुत इंटेंसिटी के ऊपर हाई लेवल की इंटेंसिटी पर हमलावर होते हैं और उसके साथ ही साथ हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस हेल्प अस आउट इन डीलिंग विद दोस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. As we discussed earlier, that in the face of earthquake or tornadoes, people immediately come to understand that the damage has already been done. And from this point onwards, they actually have to start looking forward towards their lives. But when we talk about the chronic stress, people do not come to the point where they realize that the damage actually has been done, because the damage was being done so slow that they didn't actually realize it. स्टूडेंट्स, जब हम स्ट्रेस के सोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं तो हम स्ट्रेस को कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल सोर्सेज के तौर पर भी देख सकते हैं. ऐसी चीज़ें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं उनको आप मैनिपुलेट करके एडजस्टमेंट आसानी से कर लेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसे स्ट्रेसर्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको आप मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, तो आपको अमूमन अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है उन चीज़ों के साथ. सो स्ट्रेसर्स जब अनकंट्रोलेबल हों तो हमारा रिस्पॉन्स पैटर्न भी उसी तरह से शिद्दत इख्तियार करता है, और जब स्ट्रेसर्स कंट्रोलेबल हों तो दैट इज़ समथिंग वेरी ईजी दैट वी कैन ईजीली कम टू अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट विद. Students, we discussed the typology of Evans and Cohen, and they told us that there are 3 different dimensions to this typology, which means that stress can be understood with reference to the duration, कितनी duration रही इसकी, और इस स्ट्रेस की वजह से जो रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड था इस स्ट्रेस को डील करने में, उसका मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा था. मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आते हैं, so that means you want to change things drastically around you, which means that you are probably going to bump into a physical fight, and your reaction is designed in such a way that you want immediate elimination of the stressor. Yes? So the magnitude of the response is very, very high. However, if the magnitude of the stressor is low, the magnitude of the response will also be low. Then it also matters that how many people are affected by a particular stressor. There is an old adage that says that misery loves company. However, when we talk about stress, I think that this adage doesn't hold true over here, because the greater number of people undergoing the similar conditions of stress, it is easier for them to go through it and bear with it. A clear, straightforward example could be a certain community who has been victimized to an earthquake, which means that every person in that community has lost a certain relative or has experienced certain bodily physiological damage. It means that all of the people are together facing that stressful situation, that stressful scenario, which is why every time psychologists are dealing with the people who are suffering from stress, they emphasize the importance of building up the small communities of the people who can actually help each other out in dealing with that particular stress. Like psychologists are sometimes doing the training or therapeutic courses for the smokers or the people who are alcoholics, and when the psychologists have to design a program so that these people would quit alcohol or smoking, then it becomes a very, very depressive change for the people who are undergoing that type of course. In these cases, psychologists would tend to provide them with group therapies, or they would tend to combine them into a certain community who is the community of the smokers who are planning to quit smoking, so that it becomes easier for them to go through the stressful change in their lives. They can talk about it, they can discuss their problems, their issues, and they can get help from each other. So the old adage that misery loves company does not hold true with reference to the stress. स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस जो हम फेस कर सकते हैं उनके अंदर डेली हैसल्स हैं. डेली हैसल्स का मतलब है कि एक दिन के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जिनको करने के लिए certain level of stress is being impacted upon you, but you do not realize because those changes are small and they are impacting you on a chronic level. They are long term, but their intensity is low. So daily hassles can be included in such types of stresses. We can then have the cataclysmic events. Naturally, if there is some major natural upheaval, all of the people are facing that stressful situation, that stressful condition, and the direction of the people who have been victim to such cataclysmic event would always be to look into the future, where to go from this point onwards. Then there are major personal events that are also causing problems to the people. Now,
what are those major life events? Those major life events could be loss of the near dear loved ones, could be divorce, it could be illness, death, or some other type of significant loss. When people are going through these major personal life events, they actually experience a lot of stress. However, if a number of people are together in facing that stress, तो ये शायद उनके लिए आसान हो जाता है कि उस स्ट्रेस में से आसानी से गुजर जाए. इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एम्बिएंट स्ट्रेसर्स भी हो सकते हैं. एम्बिएंट स्ट्रेसर्स ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं. जिस तरह से हमने डेली हैसल्स के अंदर डिस्कस किया कि काफ़ी सारी चीज़ें जिनको हासिल करने के लिए हम फ्रस्ट्रेट होते हैं एवरी डे, बिल्कुल इसी तरह से एम्बिएंट स्ट्रेसर्स दरअसल वो पिन पॉइंटेड फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो कांस्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस बने रहते हैं. एंड दीज फैक्टर्स कुड बी लाइक वर्क ओवरलोड. We discussed that today people have to work very hard and very much. Their quality as well as quantity of the work has been increased, and average person has to work more than the average person about 50 years ago. Then there is growing poverty, family conflicts, as well as pollution, which can be taken as ambient stressors in a certain environment. हम स्ट्रेस को नेचुरली उसी वक्त नोट करेंगे जब हमारी एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीली हो चुकी है और उसने हमारे किसी मेजर ऑब्जेक्टिव को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, या तो हमारी हेल्थ इन अ मेजर वे इज बीइंग डिस्टर्ब, और अ सर्टेन अदर ऑब्जेक्टिव दैट वी वांट टू अचीव इज बीइंग डिस्टर्ब बिकॉज अ सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर वाज नॉट अवेलेबल. ओनली देन वी वुड नोटिस इट. स्टूडेंट्स, जब हम स्ट्रेस को क्वांटिटेटिवली मेजर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए एक सिंपल सी इक्वेशन है कि स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना है, एक स्ट्रेसर का मैग्नीट्यूड कितना है और हमारा रिस्पांस कितना है. दरअसल स्ट्रेसर का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रेस के अगेंस्ट रिस्पांस भी उतना ज़्यादा हैवी और हाई होगा. सो मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम स्ट्रेसर्स को मेजर कर सकते हैं कि उनकी इंटेंसिटी कितनी है. और जब हम स्ट्रेसर्स का मैग्नीट्यूड मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हम यूजुअली एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज को चेक करने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर पर साउंड कितनी ज़्यादा रही, मिसाल के तौर पर लाइट की वेवलेंथ कितनी ज़्यादा थी, उसकी ड्यूरेशन कितनी ज़्यादा थी, मिसाल के तौर पर पॉपुलेशन क्लस्टरिंग कितनी ज़्यादा है. एंड देन विद रेफरेंस टू दीज फैक्टर्स वी कैन ऑलवेज स्टडी दैट व्हाट काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस पीपल आर एक्चुअली गोइंग थ्रू. सो bottom line is that when we are talking about quantitative differences, there becomes important at least 4 important points. These are number 1, intensity, duration, rate and controllability. किसी चीज़ की इंटेंसिटी कितनी है, हम इस चीज़ को हमेशा मेजर कर सकते हैं. हम साउंड के डेसिबल्स को चेक कर सकते हैं, लाइट की वेवलेंथ को चेक कर सकते हैं, पोल्यूशन के क्लस्टर्स को देख सकते हैं, एंड वी कैन एक्चुअली गेट डाउन टू न्यूमेरिकल फिगर्स. And then what is the duration of a stressor? We can always measure the time period for which the stress continues. And then we can always measure the rate. कि एक stressor कितनी दफ़ा उसका repetition की frequency कितनी रही. And finally we can always discuss that how much controllability people had on their part with reference to dealing with that particular stressor. So students, when we talk about quantitative measurement of stress, we can actually use these 4 different dimensions in order to measure what was the level of stress. So you see that we can not only measure stress qualitatively, but we can always measure stress quantitatively also. Students, let us now discuss that what is our immediate response to the stress. Stress के अंदर जाके हमारा एकदम से immediate response क्या होता है? We discussed a model in our last lecture in which we talked about the physiological state that a person experiences when he or she is undergoing stress. Usually, when we are going through this state of mind, there are psychological as well as somatic responses. Now, what do you understand by psychological and somatic? Let me explain this to you. Psychological responses can pertain to our feelings, to our behavioral patterns, because psychology is the science of mind and behavior. However, do you ever think that because you are thinking a certain thing or because someone is telling you a certain thing which is very, very immaterial, it can actually give you some kind of, physical disease, or it can create some kind of physiological condition in your body? Of course, you can always say कि अगर किसी ने कुछ बात की या हमारी किसी चीज़ को
परसीव करने का एक सर्टन मेथड है, तो ये सारी इमटेरियल चीज़ें हैं. इसकी वजह से हमारी बॉडी जो कि एक मटेरियल है उसके अंदर चेंजेस किस तरह से पैदा हो सकती हैं. हाउ कैन इमटेरियल थिंग्स एक्चुअली प्रोड्यूस material changes in our body. So when we talk about psychological impacts, we are actually talking about the behavioral patterns, attitudes, cognitions, and when we talk about somatic patterns, then we are finding out that how the psychological factors are impacting the somatic factors also. Since we have discussed many times before कि जब भी हम स्ट्रेस के अंदर से गुजर रहे होते हैं तो एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस है, दूसरा हमारा रिस्पॉन्स है. इस सारी इक्वेशन के अंदर हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा चेंजेस में से गुजरना पड़ता है, और हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए कि हम स्ट्रेस में से गुजर सकें, मैनी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस. और अगर स्ट्रेस शॉर्ट टर्म हो तो वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए हो तो वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एक लंबे अरसे के लिए जा सकते हैं. विच मीन्स दैट इफ दीज इफेक्ट्स आर कैरिड आउट ऑन अ सर्टेन टाइम पीरियड, दे कैन प्रोड्यूस or hamper the bodily functions and produce certain types of damages. So when we are measuring our immediate responses to the stress, this means that we are measuring our galvanic skin responses, we are measuring that what is the level of hormonal secretions, and we can always conduct a blood test in order to find out that how much was the level of secretions in the blood with reference to the secretions of adrenaline and non-adrenaline, which are two basic hormones that help us deal with emotional states of minds. So these are some of the dimensions or some of the factors that we can always measure with reference to our immediate response. However, what is more important for us to understand is the long-term response. क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं, अक्सर औकात ऐसा होता है कि स्ट्रेस लॉन्ग टर्म होते हैं और हमारा उनके ऊपर कंट्रोल बहुत कम होता है. हम एक लंबे अरसे के लिए स्ट्रेस के अंदर रह सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक सर्टेन कम्युनिटी जो रेफ्यूजीज बन जाते हैं, ऐसे लोग जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जाके एसाइलम सीकर्स बन जाते हैं, और देयर आर कम्युनिटीज़ हु आर डिस्प्लेस्ड बाय अ सर्टेन वॉर, अ बैटल or some natural calamity. These people are naturally displaced from their very own homes and they have to survive in an absolutely new environment and new condition. Some people can adjust with these changes, some people cannot. So living life in a refugee camp is actually very, very troublesome. Yeah? Now, when this is very, very troublesome for the people, they are actually going through stress which stays with them for a longer time period. When stress stays with the people for a very long time period, then what happens? You can always predict the things with reference to the short-term responses. Short-term response is that the entire physiology is working out to help the person adjust to the changing environment. However, अगर लोग जिस स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं वो कंडीशन परसिस्ट करती है for a longer time period, which is the case with the refugee community, जो एक लंबे अरसे के लिए डिस्प्लेस हैं, एक नई एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं और एक चैलेंज को फेस कर रहे हैं, तो दे फाइंड आउट दैट देयर स्ट्रेस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. एंड व्हेन द स्ट्रेस कंटिन्यूज फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड, these physiological reactions also continue for a longer time period. And that is where we enter into the domain where we can connect stress with illness. Yes, what you think, what you experience can actually lead people towards certain kinds of physiological disease. जब हम disease को understand करने की कोशिश करते हैं, the biomedical model of the disease actually tells us that there are two ways जिससे कोई इंसान बीमार हो सकता है. Number one is there is some physiological malfunctioning. Number two is there is some foreign agent like a virus or a bacteria entering inside the body. When a certain foreign agent enters inside the body, this foreign agent impacts the entire physiology of the human beings. This can impact the different organs inside the body and can eventually cause certain types of malfunctioning. However, there is a third category of disease which can actually be caused by the stress. Some diseases do not fit into this traditional biomedical model. There has to be some other understanding for that. And this third type of diseases may be called diseases of the lifestyle. For example, heart disease seems to be correlated with the patterns of coping with the lifestyle. Usually,
हार्ट डिजीज़ के बारे में जब रिसर्च की गई, दे फाउंड आउट दैट देयर इज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ लाइफस्टाइल जो हार्ट डिजीज़ के लिए लोगों को ज़्यादा ससेप्टेबल बना देता है. सो अमूमन जब लोगों को कोई इस किस्म की कंप्लेंट होती है एंड दे गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट टू गेट देयर इनिशियल चेकअप्स, there are chances that some cardiologists would also like to administer a certain psychological test in order to find out कि ये साहब जो उनके पास आए हैं ये A-type personality तो नहीं है. Well, our lecture right now is not about the discussion on the A-type personality, but let me tell you some basic features, which is actually the behavioral pattern. A-type personality is simultaneously trying to do many different things. ये लोग एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, which means that they are stretching their capacity up to the maximum. और जब ये अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमम स्ट्रेच कर रहे हैं और एक वक्त में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, naturally they are susceptible and prone to stress from many different angles and many different corners. Now, when people go through stress, certain hormonal secretions take place that actually impact the rate of the heartbeat. It impacts the heart heavily. Then a persistent lifestyle of staying in the stress can actually cause certain type of susceptibility in the heart for certain heart diseases as well. Now, the thing is that how can we understand that how stress causes illness or physical illness or physical damages? Students, इस जगह पर let me take you towards the model that was presented by Drenvent and Drenvent model of stress leading to adverse health. In this model, they have actually tried to capture different propositions that have been presented in the history of psychology in order to pinpoint that how stress can actually lead towards a certain physical illness. The first model that we have over here is called victimization model. जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, victimization model is very simple. This means there are stressful life events जो adverse health changes पैदा कर देती हैं. Stressful life events are leading towards certain adverse health effect. So what this model is actually saying that human beings become victim to certain stressful life events. And when they are victimized by these certain negative life events, this causes serious trouble on their health. इसके साथ ही साथ victimization model के अंदर एक important point ये है कि हम जितने भी stresses बर्दाश्त कर रहे होते हैं या जितने भी stresses ले रहे होते हैं, उन सब का एक cumulative effect होता है. इसका मतलब है कि अगर एक साहब अपना दिन शुरू करते हैं by getting up from the bed and then he passes throughout the day with different types of tasks and jobs and frustrations and stresses, then end of the day, there will be a cumulative impact of all of the stresses that this person has been taking throughout the day. So, according to the victimization model, this is a very simple equation कि life की जो stressful events होती हैं, वो physical health को damage करती हैं. और stress को जब हम discuss करते हैं, according to the victimization model, this means that stress is having a cumulative effect upon the health of the people. Students, जो हमारे पास अगला model है, that is stress and strain hypothesis. As you can see on the slide, in this model, the story starts from the stressful life events, which leads to psychophysiological strain, and psychophysiological strain leads towards adverse health changes. What does it mean? Psychophysiological strain actually mediates the impact of life events on subsequent health and illnesses. What is psychophysiological strain? Psychophysiological strain is the relationship, something like psychosomatic, the relationship of immaterial and material. You think about something, you feel things in a certain way, you have certain attitudes, your cognition has a certain style, it impacts your body. It impacts your body because your cognition style, your primary, secondary appraisals, everything is actually determining the response, not only the quality but the quantity towards the stressor. And that bodily changes are impacting your health in certain ways. So according to the stress and strain hypothesis, psychophysiological strain mediates impact of life events on subsequent health and illness. The next important point in this hypothesis is
If the symptoms of psychophysiological straining are eliminated, correlations of life events, scores, and measures of illnesses are significantly reduced. Now, what exactly does it mean? It means that every time you go through stress, there are symptoms of psychophysiological strain, which means that if we try to check the body of the person who's going through this strain, there are certain physiological changes. Adrenaline, noradrenaline, and other glandular secretions are high in the blood, heart is beating faster, and these reactions are going on for a certain time period. According to this model, if we help people dealing with these reactions and we somehow minimize these reactions, then we can improve people's capacity to deal with the stressful situations, to deal with the stressful scenarios. Does that make sense? That, first of all, there are life events that are causing psychophysiological strain. Psychophysiological strain is leading towards illness. The main thing in this entire equation is the psychophysiological strain. If we somehow help people working out with their bodily symptoms, then we can build up their capacity to deal with the stress. Which goes to say that if people are undergoing stress, counseling is always very, very helpful for them. Because when they come in the counseling situation, counseling scenario, they can actually discuss कि जब भी वो स्ट्रेस में से गुजरते हैं तो उसके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं इस चीज़ पर कि लोग किस तरह से थिंक करते हैं स्ट्रेस के बारे में, उनका एटीट्यूड क्या है स्ट्रेस के बारे में, एंड दैट इज़ वेयर अ साइकोलॉजिस्ट कैन ऑलवेज हेल्प देम आउट दैट दे कैन एक्चुअली थिंक इन अ डिफरेंट वे. Psychologists can help them out in learning and a major attitude change in the way they think. Students, अमूमन ये देखा जाता है कि जब लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से गुजरते हैं और उनके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस भी इसके साथ साथ होते हैं, तो अमूमन कोरिलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस बात में कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और इस स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है. लेकिन अगर हम लोगों को हेल्प आउट कर सकें किसी तरह से कि वो अपने इन फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें, देन there would be a major attitude change. They can always say that, yes, I can deal with this stress. In that case, there is a negative impact on this correlation and people's capacity to deal with the stress has been significantly improved. Students, our next hypothesis in the line is called vulnerability hypothesis. जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि एक सिंपल इक्वेशन कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जो हैं वो एडवर्स हेल्थ चेंजेस कॉज करती हैं, लेकिन सिर्फ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स इसके अंदर अपना रोल प्ले नहीं कर रही होती, बल्कि इसके अंदर सोशल सिचुएशंस और पर्सनल डिस्पोजिशंस भी इंसान को स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स की वजह से एडवर्स हेल्थ चेंजेस की तरफ लेकर जा रही होती हैं. सो दैट मीन्स there are pre-existing personal dispositions and social conditions which moderate the causal relationship between stressful life events and health. Like I mentioned earlier, that there are certain pre-existing personal dispositions and social conditions. कुछ ऐसी personal dispositions हो सकती हैं इंसानों के अंदर जो उनको stress के लिए ज़्यादा vulnerable बनाती हैं, जो उनको stress के लिए ज़्यादा susceptible बनाती हैं. अमूमन स्ट्रेस के अंदर जब लोग चाहते हैं दे हैव टू गो थ्रू अ मेजर एनवायरमेंटल चेंज. उस मेजर एनवायरमेंटल चेंज के साथ डील करने के लिए या तो वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी एनवायरनमेंट को चेंज कर दें, या नंबर 2 पे वो ये कर सकते हैं कि अपनी थिंकिंग को उस रेफरेंस में चेंज कर दें. लोगों की डिस्पोजिशंस एक लंबे अरसे से मिलकर बनती हैं. मिसाल के तौर पर एक जनरल डिस्पोजिशन ये हो सकती है कि स्ट्रेंजर्स आर ऑलवेज डेंजरस. यस, a lot of people have this predisposition that strangers are always dangerous, strangers cannot be trusted upon, and different sorts of thinking, negative thinking about the stranger. Now, every time these people will be exposed to a scenario where they have to meet with the strangers, their stress would be rising up. मिसाल के तौर पर ऐसे ही एक साहब को किसी ऐसी जगह पर जाकर ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है जहाँ पर उनकी लाइफ स्टार्ट होती है बाय मीटिंग विद द स्ट्रेंजर्स, व्हिच मीन्स दैट अ पर्सन मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड ही इज एक्चुअली सराउंडेड बाय ऑल द स्ट्रेंजर्स. देन हाउ दिस डिस्पोजिशन हैज टू बी वर्कड आउट, बिकॉज दिस पर्सन हैज बिल्ट अप हिज प्रीडिस्पोजिशन over a long period of time that strangers are dangerous. Then when this person is exposed to such a scenario, it would be very, very difficult for him to escape from the stress that might be caused by the situation in which there are a lot of strangers.
What can you do with such people in this scenario? Naturally, this disposition is adding towards the susceptibility of this person towards getting more and more stress. अगर हमने इनको किसी तरह से हेल्प आउट करना है तो शायद सबसे बेहतरीन चीज़ ये हो सकती है कि हम इनकी डिस्पोजिशन को किसी तरह से चेंज कर दें. स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम बेशुमार किस्म की डिस्पोजिशंस लर्न करते रहते हैं और उन डिस्पोजिशंस की वजह से हमारी चॉइसेस बनती हैं. हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को पसंद करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को नापसंद करते हैं. मिसाल के तौर पर एक लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ पाई जाती है और बाज़ औक़ात आप मूवीज़ रोमांटिक मूवीज़ जो होती हैं उसके अंदर इस थीम को बहुत ज़्यादा प्ले किया जाता है कि एक there is a boy and girl who fall in love with each other, but they happen to be coming from different caste. Yes, and the disposition of each of the castes is that they cannot intermarry. Now there are many different types of castes in Pakistan, and there could be disposition that a person from one particular caste cannot intermarry a person from another particular caste. But when a boy and girl fall in love with each other and they are looking forward to the possibility of marriage, then this kind of disposition is not only dangerous for them, this is also obstructing them. Yes? On the part of the families from which these boy and girl belong to, there will be a lot of stress in order to accept such kind of marriage taking place. Why? Because there is a disposition that is making them vulnerable to stress, that is making them vulnerable to the fact that they do not accept any such thing happening in front of them. However, in any such case, अगर हम किसी तरह से dispositions को change कर सकें, we could always come down to positive scenarios. Yes? So that is how there are certain dispositions and certain social conditions जो इंसानों को stress के लिए susceptible बनाती हैं और vulnerable बनाती हैं. In such cases, we can always look towards changing the social conditions and the personal dispositions. And that way we can help them deal with the stress. The next model that we have is called additive burden hypothesis. As you can see on the slide, stressful life events lead towards adverse health changes. Once again, there are social situations and personal dispositions that are adding towards the stress. What is difference in the additive burden hypothesis? This can be summarized in these points. Number one is, personal dispositions and social conditions make independent causal contributions to the occurrence of pathology. This means that personal dispositions and social conditions are not an additional part with the stressful life events, but these two factors can actually singularly play a huge role in causing stress, which means certain social conditions, poverty. If people are suffering from poverty, a certain community is suffering from poverty, poverty means lack of resources. Lack of resources in order to fulfill one's biological, physiological, social, security, and self-actualization needs, which means that all these needs are being thwarted. In such cases, the stress is actually caused by a certain social condition, and this certain social condition is actually responsible for causing all that stress on the part of that community. If we have to help them come out of this stress, what we got to do for that? We actually got to eliminate poverty from that particular community. And how can we do that? अमूमन ये देखा जाता है कि poverty एक ऐसा phenomena है जो cognitive patterns के ऊपर और thinking patterns के ऊपर बहुत ज़्यादा negatively impact कर सकता है. Yes? Poverty is not just the lack of resources to fulfill one's physiological basic needs, but poverty is actually a certain mental way of thinking that it perpetuates further poverty. Yes? With poverty, usually we see high correlations of illiteracy. If people are illiterate, then that means they are not able to get good jobs. If they are not able to get good jobs, they would always go on the low-grade jobs. And if they go on the low-grade jobs, they are not making enough money to meet with their daily needs, which means that they need more working hands. When they need more working hands, naturally there could be instances of child labor that would start taking place over there.
जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर हो रही है, दैट मीन्स कि एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. सो व्हाट पॉवर्टी इज़ एक्चुअली डूइंग इज़ एक्चुअली totally eliminating the possibility for these people to get themselves educated. Once they are not getting themselves educated, then they naturally cannot get down to better resources. Education is not only learning, but it's learning ways to deal with life in better ways. This furnishes one with better options, with better tactics in order to go through the life, which these people would not be able to be exposed to. So what is poverty end of the day? Poverty, end of the day, is not just a lack of resources that are required to fulfill the needs. It actually impacts people on the very mental level. और poverty self-perpetuating हो सकती है क्योंकि poverty ऐसे behavioral patterns को cultivate कर सकती है जिसकी वजह से लोग उस poverty के अंदर persist करते हैं for a longer time period. Because if they have to get out of that poverty, a major attitude change is required. And in such cases, when poverty needs to be dealt with successfully, usually the governments and other social welfare institutions have to work together in order to find out the policies that how can they help people who are constantly going poor. The next important point in additive burden hypothesis is personality variables and social conditions are a potential source of burden to the individual in precipitation of illness and is thus called added burden hypothesis. पर्सनैलिटी वेरिएबल्स और सोशल कंडीशंस मिलकर किसी इंसान को बीमारी की तरफ लेकर जा सकते हैं. दैट कैन बिकम अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर द पीपल. जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड इन द पॉवर्टी एग्जांपल, दैट a certain type of personality type comes up, that personality type is vulnerable to physiological diseases and illnesses as well. Let us move towards the next hypothesis. The next hypothesis that we have is called chronic burden hypothesis. As you can see on the slide, chronic burden hypothesis is once again the interplay of three factors, but stressful life events have been totally eliminated, which means that social situations and personal dispositions are solely responsible for leading a person to adverse health changes. What does it mean? This means that transitory life events have no role in precipitating illness, but rather stable personal characteristics and social conditions by themselves contribute to adverse health changes. Students, once again, this hypothesis follows the same line of action, the same line of thinking, which goes to say कि personal dispositions और certain social conditions ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को ill health की तरफ लेकर जाती हैं. Because these are the two major factors that are pushing a human being towards the adverse consequence of falling ill. The next hypothesis and the final one that we have is event proneness hypothesis. Let us see what is event proneness hypothesis. According to this hypothesis, there are symptoms of adverse health change that lead to stressful life events. And stressful life events further leads to exacerbation or adverse health changes. According to this hypothesis, there are already symptoms of adverse health change, which means that some people are susceptible to certain illness by default. And when they are susceptible to certain illness by default, or they are already susceptible to certain types of diseases, that is stressful for them, which means that when they are exposed to environment, they are already vulnerable. So stressful life events actually play the role of a catalyst in this entire model. And this catalyst actually further leads towards ill health or physiological disorders, physical disorders. Students, these were some models that we discussed in with reference to understanding that how stress leads towards ill health or leads towards physical disorders. Now, let us move towards the next topic, which is measuring stress psychological assessment. हम stress को psychologically किस तरह से measure कर सकते हैं? That's a very good question. Do you have any suggestions on that? We have studied enough environmental psychology by now, so maybe you can think of a certain method. Yes, you're thinking right. दरअसल हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि हम किसी बिहेवियर को साइंटिफिकली किस तरह से मेजर कर सकते हैं. Yes, because psychology is the science of behavior. क्या आप ये मेजर कर सकते हैं कि आप कितने खुश हैं या कितने गमगीन हैं या कोई चीज़ आपको कितना ज़्यादा गुस्सा देती है, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है? Yes, can you do that?
क्या आप अपनी मेजरमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर शाम के वक्त मैं अमूमन खुश महसूस करता हूँ, सुबह के वक्त मैं अमूमन एक्साइटेड महसूस करता हूँ, दोपहर के वक्त जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं डिप्रेस्ड महसूस करता हूँ. यू कैन ऑलवेज ऐड दीज थिंग्स इनटू इट ऑल्सो. हम एटीट्यूड्स के बारे में भी बात कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेजर स्ट्रेस साइकोलॉजिकली. दैट when I think about big cars, I think about big money, and that causes me stress. Yeah, that's possible. So, when we talk about doing the psychological assessment, what are we doing? We actually note down all those different factors that can constitute to a certain behavioral pattern, and then we try to get people's views, people's attitudes towards those objects. So, as you can see on the slide, psychological assessment focuses on a variety of psychiatric symptoms and utilize various psychiatric symptoms inventories. What are the psychiatric symptoms? Psychiatric symptoms are different symptoms of a certain psychological or psychiatric condition. मिसाल के तौर पर जब आप एंग्जाइटी महसूस करते हैं या ऐसे लोग जो रिपोर्ट करते हैं कि उनको एंग्जाइटी हो रही है, एंड साइकियाट्रिस्ट यूजुअली ट्राई टू डील विद एंग्जाइटी थ्रू डिफरेंट टाइप्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स. Psychiatrists have to identify the symptoms of anxiety, and the symptoms of anxiety that are reported are almost always pertaining to certain points, that certain feelings that individual is experiencing, which means anxiety is a feeling that is close to fear. Something that is not exactly fear, but a little less than the fear. Anxiety is something persisting into this state of mind which is close to fear for a longer time period. Anxiety का मतलब कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि people are not able to sleep properly. Anxiety का मतलब कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि लोगों को अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है. They are always thinking on the downside. They're thinking that, no, I cannot do it. I probably cannot achieve this objective because I am not so good. Usually there is low self-esteem also combined with anxiety. Yes? So I have given you a list of symptoms with reference to anxiety, which is jotted down by most of the people who report this condition. Once we have this list of symptoms, we can always note them down on a certain on a page, and we can show it to the people. We can combine these symptoms with yes or no responses, and we can give the paper to the people so that they could say, okay, I feel low, yes. I feel persist in a state of mind that is close to fear, yes. This state of mind is persisting for a very long time period, yes. When all these symptoms get a response of yes, you know that on your inventory of anxiety, you have someone who is actually suffering from that particular state of mind, from that particular disease. So, self-report inventories के अंदर मुख्तलिफ psychiatric disorders के symptoms को enlist किया जाता है और उनको combine किया जाता है yes-no responses के साथ, ताकि लोग उन सिम्टम्स को देखना शुरू करें और एक पेज के ऊपर yes no responses को टिक करते जाएं, and that's how we can do the psychological assessment of the stress also, because that way people are actually telling us what they are experiencing, and we can have a very good statistical analysis done on all of the responses that we are getting from the people. The common denominator, there are different types of scales used, different types of self-report inventories used in order to find out or pinpoint that what exactly people are going through. However, there is a common denominator to all of these scales. What is that common denominator? That common denominator is, number one, extent to which respondents feel themselves to be in an intractable situation marked by a negative affect and uncertainty. This means that individuals feel that they are in an impossible scenario. Yes? That is being very difficult for them or heavy for them to be dealt with. They are dealing with this impossible scenario and they feel that they are not being able to come out of this. इस किस्म के scenario के अंदर they also report a negative effect. This means
कि उनकी पर्सनल फीलिंग्स जब वो इस चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं, उनकी पर्सनल फीलिंग्स, उनका पर्सनल मूड बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड के ऊपर है. दे फील वेरी बैड, लो, सैड, fearful, afraid out of this. Plus, they are also uncertain. That means they don't know when or how will they be able to come out of this state of mind. So, the bottom line behind all of these inventories, behind all of these psychological assessments is actually finding out three things in the people. Number one, do they feel that they are tied up or entangled in an impossible scenario? The feeling that they are tied up in an impossible scenario, that creates a very bad mood. And the third important thing is that they are uncertain as to how and when will they be able to come out of this. Students, this is how we can do the psychological assessment. Now we can talk about measurement of coping as well. What is measurement of coping? हम किसी भी स्ट्रेस के साथ किस तरह से कॉप करते हैं, किस तरह से उसको डील करते हैं, that also becomes important. साइकोलॉजिकल असेसमेंट जब हम करते हैं तो हम साइकियाट्रिक सिम्टम्स की लिस्ट बनाकर उसके ऊपर भी जॉट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम किसी की कॉपिंग रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को भी मैशर करने की कोशिश कर सकते हैं. दिस मीन्स द लेवल ऑफ स्ट्रेस अ पर्सन एक्सपीरियंसेस एंड द एक्सटेंट टू विच नेगेटिव इफेक्ट्स अकर depend upon how well the individual copes with the stress. Now, there is no greater science involved in finding out that certain people have better coping abilities to deal with stress and certain other people do not come up with such excellent coping abilities. Behavioral coping response can be categorized according to individual differences also. इसका मतलब ये है कि कुछ लोग स्ट्रेस के अंदर जाएंगे तो वो कॉग्निटिव डेफिसिट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर बाज़ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अपने कोर्स मटेरियल को कवर करने की सलाहियत बहुत कम रह जाती है या वो अपना पूरा टैलेंट प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते. लेकिन इसके साथ ही साथ बाज़ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जब स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जाते हैं तो एकदम से उनके अंदर कोई नई एनर्जी पैदा होती है और वो चीज़ों को पहले से बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं. डू यू फाइंड आउट दिस डिफरेंस? कैन यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस? यस, स्ट्रेस जो है वो ना सिर्फ इंसानों को बिगाड़ सकता है बल्कि इंसानों को बना भी सकता है. मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशनल्स जब उनको ट्रेन किया जाता है तो उनको सिखाया जाता है कि उन्होंने स्ट्रेस के अंदर किस तरह से परफॉर्म करना है. वी कैन टॉक अबाउट द आर्मी ऑफिसर्स, वी कैन टॉक अबाउट द पायलट्स, वी कैन टॉक अबाउट द डॉक्टर्स, वी कैन टॉक अबाउट द पीपल हु आर डूइंग देयर कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जॉब्स. All of those jobs are actually training them to deal with their profession under highly stressful circumstances and conditions. अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्ट्रेस के अंदर बेहतर काम कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से सिर्फ 3 दिन पहले पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं. यस, बट बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये काम करना बहुत मुश्किल होता है. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द पीपल जो एग्ज़ाम से 3 दिन पहले काम करते हैं, दरअसल 3 दिन पहले ये एकदम से खौफ का शिकार होते हैं, एकदम से इनका एडेप्टिव रिस्पॉन्स बहुत पावरफुली एक्टिवेट होता है एंड दे परफॉर्म एक्चुअली ऑन मच हायर level than their ordinary capabilities. So students, this was a bit about behavioral coping responses. In our next lecture, we will talk about moderators of the stress response. We will finish off the chapter and then we will go on to the next chapter. I hope you would have enjoyed today's lecture. हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है. हम अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.